डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 16 अगस्त से हमारी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के कारण से ऑनलाइन ही क्लासें ही आपकी लगने वाली हैं और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आप गूगल मीट से जुड़ें, व्हाट्सएप से जुड़ें, ताकि हम आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण करवा सकें। इसी कड़ी में मैं आज आपको जो काम करवा रहा हूँ वो रिवीजन का है। हम रिवाइज कर रहे हैं जो लेक्चर मैंने आपको कुछ समय पहले दिए हैं, उन्हीं को आज हम रिवाइज करेंगे। पहला जो हमारा लेक्चर था, छोटा लेक्चर था, हमने जो इंट्रो एक प्रकार से किया था सिलेबस का, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है, कितने उसमें पाठ रहने वाले हैं आपके। अगर हम पाठ की बात करें तो पाठ आपके 10 हैं। पहला पाठ जो है आपका आपने पढ़ा ही है, यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण से लेकर कृषि क्रांति तक आपकी ये पाठ हैं। 4 यूनिट है। अगर हम बात करें मैप समेत, मैप सहित जो है 4 यूनिट हैं आपकी। आपको पता है कि हमारे पास भी साधन कम है और थोड़े बहुत हो सकता है आपके पास भी साधन कम हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत विश्वास है आपके ऊपर कि आप पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से करेंगे। मैं कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा, कुछ चीज़ें नई भी होंगी। आपको काफ़ी वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, जो रेफरेंस वीडियो हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं। काफ़ी अच्छे जो इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर्स हैं, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले जो पर्सन्स हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उन्होंने वो वीडियोज़ दी हैं और उन वीडियोज़ के लिंक हमने आपको ग्रुप में उपलब्ध करवाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उन वीडियोज़ को आपने ज़रूर देखना है और उसमें नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं आपको। और कोई अगर बात समझ में नहीं आती तो उसको आप लिख कर जो है ना हमें भेजें, हम उसको आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने जो है 1:30 PM से लेकर और 2:30 मैंने ये आपका रोज का टाइम होगा। आप इस टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा सेशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो यूट्यूब से आपको वीडियो मिल रही है या ऑनलाइन जो आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। तो इसलिए मैंने इसी कारण से आपको हर रोज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सेशन रखा है। उसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो भी है सिलेबस से रिलेटेड, जो भी हमने नियमित काम किया उससे रिलेटेड है, वो आप ले सकते हैं, लेनी ही चाहिए अगर है तो। और पुस्तक आप अपनी ले लें या नोट्स बना लें, वही पुस्तक हो जाएगी। जिस भी पाठ पर बिंदु पर आपको संशय हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाए हैं या मैंने जो बताया उसकी क्लिप काट सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, सब ऑप्शन आपके खुले हैं। बस मुख्य बात जो है वो यही है कि आप काम शुरू करें। लेक्चर तो आप मिस करेंगे ही नहीं, उपरोक्त सब अगर आप काम करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे और पढ़ने में तो आनंद आएगा ही। तो आज जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हम पहला जो विषय है हमारा, पहला जो पाठ है और यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण कैसे हुआ है, इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ के जो की पॉइंट्स हैं वो हैं, सामंतवाद का जो अर्थ था वो क्या था, स्वरूप क्या था, फिर पतन कैसे हुआ सामंतवाद का, और जो वाणिज्यिक और आपका औद्योगिक पूंजीवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ, और पूंजीवाद के उदय के कारण, पूंजीवाद के उदय के कारण, ये आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था 5 अगस्त को, आज फिर भी हम दोबारा से इसकी रिवीजन करेंगे। फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूड जो है, भूमि का टुकड़ा जो है, इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी। फ्यूड जो है एक टुकड़ा है, भूमि का जो टुकड़ा है। लैटिन भाषा का जो शब्द है फ्यूडलिज्म, लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द, भूमि का टुकड़ा, राजा द्वारा कुछ शर्तों पर सामंत को या जो भी उसका नीचे कर्मचारी होता था उसको कुछ शर्तों पर कृषि कार्य के लिए
विशेष रूप से बात ध्यान रखें आप, कृषि कार्य के लिए व्यक्ति को, सामंत को जो है शर्तों के अधीन जो है ये दे दिया जाता था। तो इसी जो प्रथा थी, ये जो परंपरा बनी, ये जो प्रक्रिया थी, जो ये प्रोसेस थी, तो इसका नाम जो है फ्यूडलिज्म पड़ा। फ्यूड देने की जो प्रक्रिया थी, और इसको ही हमने हिंदी में पढ़ा सामंतवाद। मार्क ब्लॉक जो व्यक्ति हुए, मार्क ब्लॉक, इन्होंने इसकी परिभाषा दी। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि इसके अधीन एक कृषक वर्ग होगा, उसको तनख्वाहें देना तो संभव नहीं था, तो बड़े पैमाने पर जागीर देने की प्रथा शुरू हुई। विशिष्ट योद्धा वर्ग की प्रभुता, आज्ञा पालन, संरक्षण रूपी बंधन इंसान को बांधे रखते थे राजा से, या जो भी बड़ा व्यक्ति होता था जो इनको फ्यूड देता था, भूमि के टुकड़े देता था, तो उस सारे से ये प्रक्रिया जो है चलती थी। कृषि प्रधान जो व्यवस्था थी, ये मैनारों को या जो भी भूमि के टुकड़ों को बांट दिया था। सामंत जो थे वो सर्फों का या जो दास थे उनके माध्यम से खेती कराते थे, खूब उनका शोषण होता था। तो इस प्रथा का अगर हम थोड़ा और आगे जाकर अध्ययन करते हैं, 3 प्रमुख लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण हैं, 3 प्रमुख लक्षण। पहला जो लक्षण है वो है जागीर, दूसरा जो लक्षण है वो संरक्षण, और तीसरा जो है वो है संप्रभुता। तो जागीर साम्राज्य की विशाल कृषि भूमि होगी जो व्यक्ति को देगा राजा। होमेज उत्सव बोलते थे, होमेज उत्सव में दे या जैसे भी दे, तो वो जिस व्यक्ति को देगा वो कहलाएगा सामंत। सामंत इसके बदले क्या क्या काम करेगा? सैनिक सहायता देगा राजा को, शांति स्थापना करेगा, समय समय पर उपहार या भेंट देगा। ये इनका आपसी जो है कार्य रहने वाला है, सामंत का राजा के प्रति। राजा क्या करेगा? राजा संरक्षण देगा, संबंध बन जाएगा इनका आपसी कर्तव्य और अधिकार का। राजा का जो कर्तव्य होगा वो इसके प्रति वो निभाएगा, और जो अधिकार होगा वो अपने अधिकार सामंत फिर राजा से लेगा, और राजा भी अपना अधिकार जो होगा वो इसके ऊपर जताएगा। संबंध बन जाएगा, व्यक्तिगत संबंध। तीसरा है संप्रभुता। संप्रभुता जो है स्वामित्व जो है भूमि पर, वैसे तो राजा का ही रहेगा पूर्ण स्वामित्व तो, लेकिन फिर भी कुछ जो स्वामित्व है इस व्यवस्था में, हम आंशिक जो स्वामित्व है वो सामंत का स्वीकारा जाता था। ये तीसरा बिंदु है। अंतिम जो स्वामी था भूमि का वो तो राजा ही रहेगा, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। सैनिक सहायता भी देगा, विशेष रूप से राजा जो है अपने वीर सैनिकों को या अपने जो विश्वस्त लोग होते थे उनको ही जो है देता था ये फ्यूड, भूमि के टुकड़े, जागीर। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है सामंतवाद का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पिछले सिलेबस में पढ़ा था कि हमारे यहाँ भी सामंतवाद हमने पढ़ा था ना, आपको याद हो तो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी की व्यवस्था में सामंतवाद आया था। हमारे भी यहाँ सामंतवाद रहा है, उसके पतन के कारण विशेषताएं, बहुत सारी चीज़ें तो उसी प्रकार की ही थी। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। अब हम उस नज़रिए से भी इस पाठ को देखेंगे। हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसी आपसे अपेक्षा है। फिर हमने पढ़ा था 6 अगस्त को सामंतवाद का पतन। हेनरी मार्टिन जो है इन्होंने कहा कि सामंतवाद ने अपनी ही आस्तीन में ऐसा हथियार छिपा रखा था जो एक दिन इसी पर वार कर बैठेगा। ये हेनरी मार्टिन ने लिखा। देखो कोई भी व्यवस्था जब बनती है तो उसका पतन भी होता ही है, ये तो सबको पता ही है। इस प्रणाली के बहुत सारे लाभ थे, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक बनी भी रही, कुछ अव्यवस्थाओं के साथ ही क्यों ना बनी रही हो। लेकिन जब इसके परिणाम जो है घातक शुरू हुए या व्यवस्था जो बदलनी शुरू हुई, व्यवस्था बदलाव और इसके जो नुकसान थे या हानियां थी उनके जो परिणाम जब गहरे हुए, हानियों के जो परिणाम जब गहरे हुए
तो पतन इसका अवश्यम भावी हो गया, पतन होना निश्चित हो गया। तो कुछ जो राज्य थे जो कमजोर पड़ गए थे, जब वो खूब खड़े हुए, निरंकुश राज्य जब खड़े हुए, राजाओं ने जब शक्ति पुनः धारण कर ली, और अन्य जो मध्यम वर्ग है, पुनर्जागरण है, व्यापार में उन्नति है, बौद्धिक उन्नति है, सामाजिक उन्नति है, सांस्कृतिक उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, फिर ये धर्म युद्ध, अन्य अन्य जो बिंदु आप पढ़ेंगे अभी विस्तार से, उन सब कारणों से, ऐसा नहीं था कोई एक कारण था, तो उन सब कारणों से धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं था कि एक ही दिन में सामंतवाद का कोई पतन हो गया हो, 2 दिन में हो गया हो, धीरे धीरे व्यवस्था ने बदलाव ऐसा धारण कर लिया कि इसका नामो निशान ही खत्म हो गया, इसका पतन हो गया। तो ऐसा करके इसका पतन हुआ। निरंकुश, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। निरंकुश राजतंत्रों की पुनः स्थापना हो गई। सामंत जैसे ही निर्बल हुए, जैसे ही अनैतिक कार्यों से जनता उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उनके शोषण से परेशान हो गई, क्योंकि सामंत जो है अपना लाभ देखते थे, उनको आम जनता से कुछ ज्यादा जब सरोकार नहीं रहा, तो उन्होंने अनैतिक कार्य किए, शोषण किया, उससे जनता परेशान हुई। जनता ने राजा को भी इन सब बातों का पता चला, तो राजा ने देखा कि भाई जो है ना जनता परेशान है, और सामंत जो है निर्बल हुए। निर्बल कैसे हुए? आपस में भी लड़ने लगे थे, आपस में जो झगड़े से जब ये निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तो राजा के पास एक बड़ा मौका था जनता का विरोध और इनकी कमजोरी का। तो राजाओं ने, जो उस समय के जो राजा थे, एक मौका मिला, उस अवसर का उन्होंने पूर्ण लाभ उठाया, और जो सामंत कमजोर हो चुके थे उनको नष्ट कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, और पुनः शक्ति धारण कर ली, क्योंकि वो खुद भी बेचैन थे कि कैसे हम जो है अपनी शक्ति को दोबारा जो है पुनः अर्जित करें, पुनः शक्ति अर्जित की। तो इस सारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने इनका साथ दिया, और उससे उद्योग, क्योंकि सामंत तो पुरानी व्यवस्था के ही समर्थक थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से जो है नई व्यवस्थाएं, पूंजीपति, उद्योगपति फैलें और उद्योग और व्यापार का विकास हो, तो वो सब बाधक थे। तो उन व्यापारियों ने भी जो है साथ दिया निरंकुश जो राजतंत्र स्थापित हुए राजाओं का। दूसरा जो बिंदु है वो है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, फ्रांस था, इंग्लैंड था, ये जो बड़े उस समय के राष्ट्र थे, तो इनमें शिक्षा से, साहित्य से, पुनर्जागरण से, जनता पर जो अत्याचार हो रहे थे उससे, कृषकों पर जो शोषण हुआ, दासों की जो जीवन थी, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, बेगार उनको करनी पड़ती थी। तो आम जनता जो, या बौद्धिक जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग और निचला वर्ग, किसान वर्ग, वो इतना परेशान हो गया कि भाई वो अब ये मानने लगा था कि भी पुनः जो है राज सत्ता स्थापित की जाए, राज सत्ता ही हमें इस अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। सामंतों से मुक्ति का उपाय वो राज सत्ता में, मतलब राजा को शक्तिशाली बनाने में, राजा को दोबारा से सत्ता सौंपने पर ही वो महसूस करते थे कि राजा ही सुव्यवस्थित शासन दे सकता है। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। जॉन ऑफ आर्क नाम की जो महिला थी फ्रांस में, उसने राष्ट्र की एकता के लिए वो मर मिटी। जॉन ऑफ आर्क, 100 वर्ष का जो इंग्लैंड में युद्ध चला, उससे भी इंग्लैंड के लोगों में एकता आई। अनेकों अपने अपने कारण थे, जिसके कारण से विकेंद्रीयकरण का पतन हुआ और दोबारा से केंद्रीयकरण, मतलब राष्ट्रीयता की भावना आई, राष्ट्र राज्य स्थापित हुए, और इस शब्द ने जो है सामंतवाद के पतन में भूमिका अदा की। तीसरा जो बिंदु था वो था आपका धर्म युद्ध। यरूशलेम जो 1025 से अगर 1453 में जो विशेष रूप से वहां पर यरूशलेम एक स्थान था इजराइल में, आज भी आप पढ़ेंगे, इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। तो इसको लेकर ईसाइयों में और मुस्लिमों में युद्ध चले। ईसाइयों और मुस्लिमों में क्रूसेड उसको बोलते हैं, या धर्म युद्ध हिंदी में कहेंगे। तो पोप ने आदेश दिए कि सामंतों को कि जाओ धर्म के लिए लड़ो और अपने जो है ना पवित्र स्थान को मुक्त कराओ। तो सामंत जो वैसे तो आपस में लड़ झगड़ के जो है पहले ही कमजोर हो चुके थे,
और कुछ सामंत जो इस लड़ाई में लगे, तो बहुत सारे सामंत तो उस लड़ाई में ही पतन का शिकार हो गए, बहुत सारे कमजोर हो गए, बहुत सारे मारे गए, और जो बचे भी तो वो निर्बल थे, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। तो दूसरा, वो अपनी जागीरों से लंबे समय जब बाहर रहे तो उनका प्रभाव जो है खत्म हो गया। तो सेना भी इनकी कमजोर हुई, आर्थिक भी इनकी जो है शक्ति कमजोर हो गई। तो फ्रांस जो विशेष रूप से इन धर्म युद्धों का केंद्र था, वहाँ तो सामंत तो बिल्कुल पतन के करीब पहुँच गए, और कुछ इक्का दुक्का बचे तो उनको राजा ने नष्ट कर दिया, और उन लोगों ने भी, सामंतों ने भी इनकी अधीनता जो है, फ्रांस के राजा की जो अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा ही अन्य देशों में भी कम ज़्यादा हुआ, और इसका परिणाम था कि सामंतवाद का पतन फिर हुआ। बारूद का आविष्कार, हमारे भी आपने पढ़ा था कि 1526 में जब बाबर आए थे बारूद लेकर, तोपखाना लेकर, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसी तरह से वहाँ भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। सामंत जो बड़े बड़े दुर्ग बना लेते थे, जहाँ पहुँचा नहीं जाता था, दुर्गम होते थे, वो अभेद्य होते थे, भेद नहीं सकते थे अब, और उसके चारों तरफ दलदली खाई बना के रखते थे। ऐसे दुर्गों को उस तोप से, उस बारूद से, उन गोलों से जो है भेदना आसान हो गया। तो जो सामंत मतलब ज़्यादा अपनी धाक जमाते थे, अब वो इन बंदूकों से, तोपों से नष्ट हो गए, और उनकी जो सेनाएं थी वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाती थी, और उनको आखिर में घुटने टेकने पड़े। बारूद ने भी इस प्रकार से जो सामंतों को पतन में एक भूमिका निभाई। कृषक और दासों की जो दुर्दशा थी, उनकी जो दयनीय स्थिति थी, इसने भी, सबसे अधिक संख्या में उस समय, हम आज भी अपने देश में तो पढ़ते हैं कृषि प्रधान देश है, तो उस समय तो सभी देशों में ऐसी स्थिति थी कि कृषि ही सब जो है रोजगार का, सब चीज़ों का जो है मुख्य केंद्र थी। तो अब जो ये कृषक थे, जो सबसे बड़ी संख्या में थे, ना तो इनको कोई अधिकार प्राप्त था, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बेगार इनसे कराई जाती थी, जबरदस्ती इनसे काम कराया जाता था, रोजी रोटी जो है ना खाने को इनको नहीं थी, भरपेट खाना नहीं मिलता था, दबा के इनको रखा जाता था। लेकिन कब तक, आखिर में जितना ज़्यादा आप दबाओगे तो विद्रोह होना जो है जरूरी हो जाता है, और विद्रोह हुआ, असंतोष हुआ। तो 1358 में उत्तरी पूर्वी फ्रांस में कृषकों ने विद्रोह कर दिया, और इसे काली मौत के नाम से जाता है। 1 लाख किसानों ने भाग लिया, इसमें मारे गए थे किसान। हालांकि उस समय प्लेग फैलने से आंदोलन कुछ कमजोर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इस आंदोलन ने कोई लाभ नहीं दिया। इसने सामंतवाद की, सामंतों को, विद्रोह से सामंतों को भी अपनी एनर्जी, पैसा जो है इसमें लगाना पड़ा, तो सामंतों की स्थिति बदतर हुई, जड़ें खोखली होगी सामंतों की। आखिर में दब तो गया आंदोलन कृषकों का, लेकिन सामंतवाद को जो है ये एक पतन की ओर ले गया। ये 5 कारण हमने अभी पढ़ लिए। छठे कारण पे हम जा रहे हैं, नगरों का विकास। नगरों का विकास, जैसे जैसे कृषि व्यवस्था की तरफ से ध्यान हटा और बड़े बड़े जब राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए, निरंकुश राज्य स्थापित हुए, और साथ में जनसंख्या की, धन की जो वृद्धि हुई, विलासप्रिय जो वस्तुएं जो है बनने लगी, धन आएगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जागृति आएगी, तो विलासप्रिय वस्तुओं की जो है मांग बढ़ी। उस सारे से जो है कारखाने खुले, जनसंख्या से जो है बड़े बड़े नगर बनने शुरू हो गए, और उन नगरों में का जो दूसरा विकास का कारण था कि वहाँ पर कोई ना कोई स्थान, तो जब व्यापार होगा, वस्तु का आदान प्रदान होगा, तो एक कुछ स्थान ऐसे उन वस्तु के खरीदने के, बेचने के जो है केंद्र बन जाएंगे। तो ऐसे ही केंद्र जो है उस समय यूरोप में भी बने, जहाँ पर भूमध्य सागर के रास्ते से पूर्व से पश्चिम में व्यापार होने लगा, एशिया से व्यापार होता था। वहाँ पर व्यापारिक श्रेणियों की स्थापना भी हुई, मतलब व्यापारियों के संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे आज हमारे फिक्की हैं, कई संगठन हैं इस प्रकार के। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, बातों को कारण से जो है कुछ नगरों की, कुछ जगहों की आवश्यकता महसूस हुई। तो उस समय इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कई नगरों का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ और भी कारण था। जो
मजदूर थे, कृषक थे, वो सामंतों को छोड़कर जैसे तैसे भागकर आने लगे थे नगरों में। नगरों का जो जीवन था वो आज़ादी का था, रोमांच का था। तो उस जीवन को जीने के लिए धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी, तो स्वाभाविक रूप से जो है नगरों का विकास हुआ। जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ तो इसने पतन में कैसे भूमिका निभाई। जो दास और कृषक भाग कर आ गए या मुक्त होकर आ गए, तो वो वापस अपने सामंत के पास गए नहीं। सामंतों के पास जो है दासों की, कृषकों की जो है कमी हो गई तो उनकी कृषि कौन करेगा, तो व्यवस्था का पतन हुआ। फिर है सामंतों का आपसी संघर्ष। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आपसी में उनके झगड़े होते थे। 100 वर्षों तक इंग्लैंड में तो युद्ध भी चला, तो इसमें कई सामंत मारे गए, कई कमजोर हो गए, कईयों का जो है ना धन, जब जिसके पास धन और धन ही नहीं रहेगा तो वो क्या का सामंत काय का जो है। तो इनके आपस में नहीं बनती थी। स्वतंत्र रूप से वैसे तो अधिकार करते थे, लेकिन एक दूसरे का क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। इस सारे से कृषकों को भी बहुत हानि हुई, क्योंकि कृषकों की जमीनों को भी जो है जला देते थे। काफी आघात जो है इससे जो है हुआ। चर्च का भी योगदान था। 40 दिन प्रतिबंध लगा दिया था युद्धों पे। बच्चों को, पुरोहितों को, स्त्रियों को, कृषकों को युद्धों से मुक्त कर दिया था। कोई अत्याचार, कोई सामंत इनके ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, इनको पीड़ित नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, ऐसा चर्च ने आदेश दिया। तो जब शांति स्थापित होगी, ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, तो इनको तो ये लड़ने झगड़ने में ही अपनी व्यवस्था का ये विकास समझते थे, भूमि का विकास समझते थे। तो इनको जब अनुशासन का जीवन जीने के लिए चर्च ने कहा, अनुशासन में रहे, नियमों में रहे, तो इससे भी थोड़ा बहुत इनको आघात लगा। इस आघात से भी सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। फिर था मुद्रा प्रचलन। पहले तो वस्तुओं का लेन देन होता था, अब नगद वेतन मिला, मुद्रा आ गई। नगद वेतन मिलने से कृषक जो या दास थे वो अपना पैसा इकट्ठा करते और सामंतों को पैसा देकर स्वतंत्र हो जाते। दास रहे नहीं तो खेती कौन करेगा। तो इस सारे से वो धीरे धीरे शहरों की ओर चले गए। एक कारण तो ये था। दूसरा क्या हुआ कि जो राजा था, राजा के पास भी पैसा आया व्यापार से, तो राजा ने नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नगद वेतन के चक्कर में जो है काफी सारे कृषक, दास या अन्य जो समाज के लोग थे वो राजा की सेना में भर्ती हो गए। और जब ये स्थायी सेना बनी तो इसके इम्पैक्ट हम स्थायी सेना भर्ती में पढ़ेंगे। इस सारे ने भी सामंतवाद को पतन में भूमिका निभाई। स्थायी सेना की भर्ती, पहले तो स्थायी थोड़ी बहुत सेना होती थी, उससे ही जो है काम चलाता था राजा। बाकी तो सामंतों पर निर्भर था। सामंतों की जो सेना थी वो अपने सामंत के प्रति जो है वफादार होती थी। जब कोई बड़ा युद्ध, कोई दिक्कत आती तो ये सेना कई बार जो है लड़ती भी नहीं थी, या लड़ती थी तो दूसरी तरफ से लड़ पड़ती थी, एकदम जो है धोखा दी जाती थी। और प्रशिक्षित भी नहीं होती थी। अगर मान लो कि राजा की तरफ से भी लड़े, प्रशिक्षित नहीं थी, क्योंकि वो तो किराए से बाड़े के जो है ना उस समय बरके लेके आते थे दिखाने के लिए, तो ट्रेंड सेना नहीं थी। इस सारे से दिक्कत में राजा जो है ना परेशान था। तो जब उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई, नगद वेतन पैसा आया राजा के पास, तो उसने स्थायी सेना भर्ती की। और उस स्थायी सेना के बल पर जो है राष्ट्रीय राज्यों की जो है स्थापना का जो है दोबारा से राजाओं का जो विचार है वो बना, उसको जो है जोश मिला, बल मिला। और ये सेना जो है राजा के लिए पूरे जोश से लड़ती थी। दूसरी ओर इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम ने तो लिबरी एंड मेंटेनेंस एक्ट पास कर दिया था, जिसके अनुसार सामंतों के सेना भर्ती पर रोक ही लगा दी गई। तो जब सेना ही नहीं रहेगी तो सामंत करेंगे क्या। तो सामंत डाउन आ गए, सामंतों का डाउनफॉल शुरू हो गया, सामंतवादी व्यवस्था उससे लुढ़क गई। फिर आता है मध्यम वर्ग का योगदान। मध्यम वर्ग हमने पढ़ा था। मध्यम वर्ग आपने जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा था उस समय भी वकील थे, डॉक्टर थे, जो भी मतलब इस प्रकार के बौद्धिक पेशे के लोग थे, उन लोगों ने, विद्वानों ने, जब शिक्षा साहित्य जो विकास आया, पुनर्जागरण भी इस दौरान थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, तो स्वतंत्रता पर, समानता पर, अधिकारों पर, इन चीज़ों की बात हुई, कर्तव्यों पर बात हुई, बल दिया गया, आवाज़ उठाई इन्होंने शोषण के खिलाफ, सामंतों के अत्याचार के खिलाफ। और व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने जो है सपोर्ट किया कि इस व्यवस्था में हम कैसे जो है सामंतों का पतन कर सकते हैं। और व्यापारियों के सहयोग से ही
जो है सामंतों का पतन हुआ। अगला बिंदु जो है, आखिरी जो बिंदु है इस लेसन का तो नहीं कहेंगे, आज के लेक्चर का जो अंतिम बिंदु है वो है पुनर्जागरण ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। हमने पढ़ लिया वैसे तो, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए आपको दोबारा बता देते हैं। ये जो पुनर्जागरणवादी लोग थे वो कहते थे कि तर्क कसौटी पे खरा उतरेगी कोई चीज़ उसको तभी मानेंगे जिसके रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो वो रिजल्ट पे देखते थे किसी भी चीज़ को। तो उनका अंधविश्वासों से, पुरानी परंपराओं से, सामंतवाद से कि ये तो भाग्य के जिसके क्रम में जो लिखा है, और चर्च से भी जो है विश्वास उठ गया, काटू आलोचना की गई। उन लोगों ने कहा कि भी कल्याणकारी सरकार चाहिए, तो इस व्यवस्था का पतन जो है स्वयंभावी है, तो उन्होंने सामंतवाद के पतन में भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो अराजकता, अशांति जो स्थापित हुई, केंद्रीय सत्ता उससे निर्बल हो गई और जिससे सामंतवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे सामंत शक्तिशाली हुए, अमानवीय अत्याचार किए, फिर विद्रोह हुए, जनता परेशान हुई, पोप का भी गड़ा भर गया, सामंत का भी गड़ा भर गया, तो कृषक मजदूर सब विरोध में हो गए। इन सब ने अपने अधिकारों की मांग की और इस मांग के परिणाम स्वरूप स्थायी सेना, राष्ट्रीय राज्य स्थापना, नगरों का विकास, ये सब हुआ। इस सारे से फिर जब नगर आए, राजा आए, तो उद्योग व्यापार हुआ, तो पुनर्जागरण की ओर हम बढ़े। और पुनर्जागरण से पहले जो पुनर्जागरण और पूंजीवाद जो है वो पैरेलल चले हैं। तो पूंजीवाद के बारे में हम कैसे संक्रमण हुआ ये कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है। इस लेक्चर को हमने रिवाइज कर लिया है। इसमें 3 दिन का काम हमने जो पहले पढ़ा था धीरे धीरे करवाया था, इसीलिए अब भी बहुत धीरे ही करवाया है, कुछ ज़्यादा काम आपको नहीं दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब अब आपका जो टेस्ट असाइनमेंट होगा उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं कराया गया था, दोबारा फिर करवा दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे और 1.5 से 2.5 जो है हमारा टाइम है आपका जो है प्रॉब्लम का। और जो टाइम टेबल आपका क्लासेस का रहता था पहले, आपको टाइम टेबल याद होगा, उसी टाइम टेबल के अनुसार आपकी सुबह क्लास रहेगी 9 से आपकी 9:45, और इसमें आपको गूगल मीट से जो है लाइव आना है। आज 7-8 बच्चे आए थे लाइव, तो जब 7-8 बच्चे आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में वीडियो के भी लिख सकते हैं और लिखकर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।